एक दिन राजा अशोक अपने महल के बाहर बगीचे में टहलने का आनंद ले रहे थे कि तभी वहाँ पर उनकी पत्नी रुक्मणी आ पहुँची। राजा अशोक अपनी पत्नी की ओर देखकर बोले, अरे क्या बात है रुक्मणी, ये तुम्हारे चेहरे पर चिंता की लकीरें कैसी झलक रही हैं? क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, बताओ। ये क्या, आप तो चिंता और उदासी में कोई अंतर ही नहीं समझती। हम आपकी बात का मतलब नहीं समझ सके रुक्मणी। आखिर आप कहना क्या चाहती हैं? जरा साफ साफ शब्दों में कहिए। मैं कब से आपसे कह रही हूँ कि मैं आपके साथ शिकार पर जाना चाहती हूँ। इस महल के दीवारों से बाहर निकलकर जंगल की ठंडी ठंडी हवा, पंछियों की आवाज और खुला आकाश, इन सब का आनंद लेना चाहती हूँ। राजा अशोक मुस्कुराते हुए अपनी पत्नी से बोले, अच्छा हमें क्षमा करें रानी, अब राजकाज की व्यस्तता में शायद हमने आपके मन की बात अनसुनी कर दी, लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है। हम इस पल से ही सब कुछ छोड़कर आपके साथ शिकार पर चलेंगे। जंगल की सैर होगी और आपकी हर इच्छा पूरी होगी। चलिए शिकार के लिए तैयार हो जाइए। कुछ ही देर में राजा अशोक अपनी पत्नी और 2 सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए रवाना हो गए। वो सब शिकार की खोज करते करते जंगल के काफी अंदर तक निकल गए कि तभी रानी रुक्मणी अपने पति राजा अशोक से बोली, महाराज, मुझे लगता है कि हमें कुछ देर के लिए एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करना चाहिए। यहाँ की शांति और प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेते हुए थोड़ी देर विश्राम करना सही रहेगा। हाँ बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं रुक्मणी। अरे आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। हम भी बिल्कुल यही सोच रहे थे कि थोड़ी देर यहाँ पर बैठकर आराम किया जाए। बहुत लंबा सफर हो गया है ना। इतना बोलकर राजा अशोक अपनी पत्नी के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और दोनों सैनिक वहाँ पर पहरा देने लगे। उन लोगों को बैठे हुए थोड़ी देर ही हुई होगी कि तभी राजा अशोक की नजर सामने एक घने वृक्ष पर पड़ी। उस वृक्ष के नीचे एक सुंदर युवक अपने हाथ में बहुत ही सुंदर हीरो का हार लिए हुए बैठा था और उसका घोड़ा घास चर रहा था। ये देखकर राजा अशोक ने अपनी पत्नी की ओर देखा और बोला, अरे इस खतरनाक जंगल में ये यहाँ क्या कर रहा है? इसे यहाँ की परिस्थितियों का कोई एहसास नहीं है क्या? रानी रुक्मणी उस युवक के हाथों में हार देखकर चौंकती हुई अपने पति अशोक से बोली, महाराज, क्या आपने उसके हाथों में वो हीरो का हार देखा? कितनी अद्भुत चमक है उसमें, बहुत सुंदर और कीमती भी लग रहा है। ऐसा हार तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्या ये हार आपको पसंद आया रुक्मणी? अगर आपको भा गया है तो हम इसे आपके लिए मंगवाने का इंतजाम करेंगे। हाँ महाराज, मुझे यह हार पसंद आया और मैं इसे अपने गले की शोभा बनाना चाहती हूँ। इसकी चमक मेरे आभूषणों में एक नई रौनक लाएगी। रानी रुक्मणी की बात सुनकर राजा अशोक युवक के पास आकर बोले, युवक, कौन हो तुम? प्रणाम प्रणाम महाराज, मेरा नाम आदित्य है और मैं एक व्यापारी हूँ। मैं अशोक नगर में व्यापार करने जा रहा था, लेकिन घोड़े पर लंबी यात्रा के कारण बहुत थक चुका था, तो सोचा जंगल से गुजरते हुए यहाँ पर बैठकर आराम कर लूं, ताकि आगे की यात्रा के लिए थोड़ा और हिम्मत आ सके, तैयार हो सकूं। मैं ही अशोक नगर का राजा अशोक हूँ।
ये सुनकर आदित्य मुस्कुराते हुए राजा अशोक की ओर देखकर बोला। अरे अरे मेरे तो भाग्य खुल गए महाराज, इस घने जंगल में आपके दर्शन हो गए। अरे मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आपके जैसे महान व्यक्ति से मिलना हर एक बड़ा सम्मान है अपने आप में। ठीक है, ये बताओ कि तुम्हारे हाथों में जो ये हार है ये बहुत सुंदर है। ये मेरी पत्नी को बहुत पसंद आ गया है और हम इसे खरीदना चाहते हैं ताकि उसे हम खुश कर सकें। तो चलो बताओ इसकी कीमत क्या है। महाराज, अब महारानी को जो हार पसंद आ जाए, अरे उसकी क्या कीमत, कोई कीमत नहीं होती। ये तो मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरा हार स्वयं महारानी को पसंद आया है। मैं ये हार आपको भेंट स्वरूप देना चाहता हूं ताकि महारानी की खुशी में मेरा योगदान हो सके छोटा सा। इतना बोलकर आदित्य ने वो हार राजा अशोक को पकड़ा दिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे तुम्हारी ये अदा बहुत पसंद आई आदित्य। तुम्हारी उदारता ने मेरे दिल को छू लिया। ठीक है, अब हम तुम्हें अपने महल में बतौर अतिथि निमंत्रण देते हैं। आज से जब भी तुम अशोक नगर आओ तो हमारे महल में ही ठहरना। तुम्हारे साथ वक्त बिताना हमारे लिए एक सम्मान की बात होगी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ये आपके लिए नहीं बल्कि मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है कि मुझे आपके महल में ठहरने का अवसर मिलेगा। फिर राजा अशोक हार लेकर अपनी पत्नी रानी रुक्मणी के पास चले गए और अपने हाथों से रानी रुक्मणी के गले में उस हार को पहना दिया। कुछ ही देर में राजा अशोक अपनी पत्नी के साथ अपने महल लौट आए। रानी रुक्मणी के गले में सुंदर हीरो का हार देखकर राजा अशोक का मंत्री चरण सिंह बुरी तरह से चौंकता हुआ बोला। महाराज, मुझे क्षमा करें, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब महारानी आपके साथ शिकार पर गई थी तब उनके गले में ऐसा खूबसूरत हीरो का हार नहीं था। ये हार अचानक कैसे आया? राजा अशोक अपने मंत्री चरण सिंह को सारी घटना बताते हुए बोले। मंत्री जी, हमें उस व्यापारी का व्यवहार बहुत ज्यादा पसंद आया। उसकी उदारता और सरलता ने हमें बहुत प्रभावित किया है। हमारे राज्य को ऐसे ही व्यापारियों की आवश्यकता है। क्षमा कीजिए महाराज, लेकिन जंगल में एक अजनबी पर आपको इतना भरोसा नहीं करना चाहिए था। मंत्री चरण सिंह ने इतना कहा था कि तभी रानी रुक्मणी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक बकरी के रूप में परिवर्तित हो गई। ये देखकर राजा अशोक बुरी तरह से चौंक पड़े और मंत्री चरण सिंह की ओर देखकर बोले। तुमने बिल्कुल सही कहा था मंत्री चरण सिंह, हमें उस अजनबी पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। इसका मतलब वो व्यापारी झूठ बोल रहा था, वो हमारे राज्य नहीं आ रहा था। ये जरूर हमारे दुश्मन का कोई भयानक षड्यंत्र है। इतना बोलकर राजा अशोक तुरंत अपने सैनिकों की ओर देखकर बोले। सैनिकों, जाओ और जाकर उस व्यापारी को तुरंत पकड़कर राजमहल लेकर आओ, इसी वक्त। राजा अशोक का आदेश सुनते ही वो दोनों सैनिक जंगल की ओर निकल गए और उसी स्थान पर पहुंच गए जहां पर वो व्यापारी मिला था। यहाँ तो कोई व्यापारी नहीं है। लगता है महाराज सही कह रहे थे, वो व्यापारी झूठ बोल रहा था। हाँ, वो अशोकनगर नहीं आ रहा था। उसकी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। चलो ये सारी बात चलकर महाराज को बताते हैं। इधर राजा अशोक ने बहुत बड़े महान साधु को अपने महल में बुलवाकर अपनी बकरी बनी पत्नी को दिखाया, मगर वो महान साधु ने अपने हाथ खड़े कर दिए।
और मुंह लटकाकर महल से चले गए। कुछ ही देर में दोनों सैनिक सर झुकाए हुए महाराज अशोक के सामने खड़े थे। क्या हुआ? तुम दोनों ये सिर झुकाए हुए और मुंह लटकाए हुए क्यों खड़े हो? तुम्हारी चुप्पी से मुझे चिंता हो रही है। कहाँ है वो व्यापारी? महाराज, हमने जंगल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन हमें उस व्यापारी का कोई नामो निशान नहीं दिखाई दिया। ऐसा लगता है कि वो चुपचाप कहीं गायब हो गया है। महाराज, हमें क्षमा कीजिए। हमने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। हमें समझ में ये नहीं आ रहा कि उसे जमीन खा गई या आसमान निगल गया। राजा अशोक क्रोधित होकर अपने मंत्री चरण सिंह से बोले, ओ मंत्री चरण सिंह, उन महान साधु ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी महारानी जरूर उस हीरे के हार के कारण ही बकरी में परिवर्तित हुई हैं। और तो और महाराज, उन महान साधु ने हीरे के हार को स्पर्श करने तक से मना कर दिया था। जिसने भी मेरी पत्नी को बकरी बनाया है वही उसे सही कर सकता है। जाओ, जाकर तुरंत हमारे राज्य में ऐलान कर दो कि जो भी व्यक्ति उस व्यापारी को पकड़कर हमारे सामने लाएगा, हम उसे अपना आधा राज्य इनाम में सौंप देंगे। अब हमें जल्दी से जल्दी इस समस्या का समाधान चाहिए। जाओ। इतना बोलकर राजा अशोक अपने दोनों सैनिकों से बोले, और सैनिकों, जाओ और जाकर तुरंत हमारे राज्य के सबसे कुशल चित्रकार को बुला कर लाओ। मुझे उस व्यापारी का हुलिया अच्छी तरह से याद है। और सुनो, किसी ऐसे चित्रकार को पकड़कर लाना जो हूबहू उस व्यापारी की तस्वीर बना सके, ताकि हम उस व्यापारी को राज्य भर में पहचान सकें और ढूंढने का काम तेजी से शुरू हो सके। हम और समय बर्बाद नहीं करना चाहते। जल्दी जाओ। कुछ ही देर में वो दोनों सैनिक केशव नाम के एक चित्रकार को पकड़कर ले आए। राजा अशोक उस चित्रकार को उस व्यापारी का हुलिया बताने लगे। केशव ने हूबहू उसी व्यापारी का चित्र बनाकर राजा अशोक को पकड़ा दिया। वाह 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 वाह, क्या खूब चित्र बनाया है तुमने चित्रकार। अगर हालात ठीक होते तो हम तुम्हें सोने से तौल देते, क्योंकि तुम्हारी कला बेमिसाल है। परंतु इस समय हम गहरी चिंता में हैं। हमारी रानी बकरी में परिवर्तित हो गई हैं और हमें जल्द से जल्द उस व्यापारी को ढूंढना होगा, ताकि हम इस समस्या का समाधान निकाल सकें। इतना बोलकर राजा अशोक ने वो चित्र मंत्री चरण सिंह को पकड़ा दिया। कुछ ही दिनों में राज्य में इस बात की जोर शोर से चर्चा होने लगी। तभी उस गांव में रहने वाला अर्जुन एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। तभी उसका मित्र कन्हैया उसके पास आया और बोला, अरे भाई अर्जुन, तुम यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर बढ़िया ठंडी हवा के आनंद ले रहे हो। वाह वाह वाह। और उधर राज्य में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है भाई। हाँ, मुझे सब पता है। महाराज जंगल में गए थे और वहां उनकी मुलाकात एक विचित्र व्यापारी से हुई, जिसने महाराज को भेंट स्वरूप एक हीरो का हार दे दिया और महाराज ने वो हार महारानी को पहना दिया। लेकिन जैसे ही महारानी ने वो हार पहना, तभी अचानक से महारानी बकरी में परिवर्तित हो गई। यही घटना पूरे राज्य में चर्चा का विषय बन गई है। अरे ये तो राज्य का बच्चा बच्चा जानता है, पर मैं तुम्हारे लिए एक खास सूचना लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर तुम खुश हो जाओगे। हाँ हाँ। कन्हैया की बात को सुनकर अर्जुन चौंकता हुआ बोला, कैसी सूचना? साफ साफ बोलो कन्हैया। देखो, महाराज ने ये ऐलान किया है कि कोई भी अगर उस विचित्र व्यापारी को पकड़कर उनके सामने लेकर जाएगा तो वो उसे अपना आधा राज्य सौंप देंगे। अरे भाई, मुझे याद है अर्जुन
तुम्हारा हमेशा से एक राजा बनने का सपना रहा है। अब ये तुम्हारे लिए अपने सपने को सच करने का एक सुनहरा अवसर है। तुम इस मौके को भला कैसे छोड़ सकते हो? बोलो बोलो बोलो। अगर ऐसी बात है तो मैं उस विचित्र व्यापारी को पकड़कर महाराज के सामने जरूर लेकर आऊंगा। इतना बोलकर अर्जुन तुरंत राजमहल की ओर निकल गया। कुछ ही देर के बाद अर्जुन महल में राजा अशोक के सामने खड़ा हुआ था। अर्जुन को देखकर राजा अशोक बुरी तरह से चौंकते हुए बोले, अरे अर्जुन, तुम तो हमारे सेना के वीर पूर्व सैनिक थे, फिर अचानक से तुम हमारी सेना को छोड़कर क्यों चले गए थे? महाराज, मेरी स्वर्गवासी माँ का सपना था कि मैं अशोकनगर राज्य का राजा बनूं, ना कि केवल एक सैनिक। मैं सेना में यही सोचकर भर्ती हुआ था कि मैं एक न एक दिन आपके स्तर पर पहुंच सकूं, परंतु फिर मुझे एहसास हुआ कि आपसे बगैर युद्ध करे मैं इस राज्य का राजा नहीं बन सकता, और आपसे युद्ध करने का मतलब था कि आपसे गद्दारी करना। और मेरी माँ ने यह भी सिखाया था कि कभी गद्दारी मत करना, इसलिए मैंने सेना छोड़ दी थी। तुम्हारी बातों ने हमें बहुत ज्यादा प्रभावित किया। कहो, तुम यहां किस काम के लिए आए हो? महाराज, अगर मैं उस विचित्र व्यापारी को पकड़कर आपके सामने पेश कर दूं, तो क्या आप मुझे वचन देते हैं कि उसके बाद आप आधा राज्य मुझे सौंप देंगे? हां अर्जुन, ये बिल्कुल सही है और मैं वचन देता हूं, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता हूं। जब से वो बकरी बनी है, उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं और ये मेरे लिए असहनीय है। अर्जुन, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है कि तुम उस विचित्र व्यापारी को पकड़कर किसी भी हाल में मेरे सामने लेकर आओ। ठीक है महाराज, आप चिंता मत कीजिए। मैंने उस विचित्र व्यापारी की तस्वीर देखी है। वो विचित्र व्यापारी चाहे पाताल में ही क्यों ना छुपा हो, मैं उसे पकड़कर आपके सामने जरूर लाऊंगा। इतना बोलकर अर्जुन महल से बाहर निकल गया और उसी जंगल की ओर चल पड़ा जहां वो विचित्र व्यापारी राजा अशोक को मिला था। अर्जुन ने कई दिनों तक जंगल का कोना कोना छान मारा, परंतु उसे वो विचित्र व्यापारी नहीं मिला। एक दिन अर्जुन व्यापारी को ढूंढते हुए दूसरे राज्य की ओर जा ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए साधु पर पड़ी। साधु को देखकर अर्जुन अपने आप से बोला, ये रास्ता दूसरे राज्य की ओर जाता है। अगर वो व्यापारी यहीं से निकला है तो साधु महाराज ने अवश्य उसे देखा होगा। मुझे उनसे पूछना चाहिए, शायद वो मेरी कुछ मदद कर सके। इतना बोलकर अर्जुन उन साधु महाराज के पास चला गया और साधु को व्यापारी का हुलिया बताते हुए बोला, क्या आपने इस तरह के दिखने वाले किसी व्यापारी को यहां से जाते हुए देखा है? हाँ, देखा है, लेकिन वो तुम्हारी पकड़ से बहुत दूर जाने वाला है। ये सुनकर अर्जुन बुरी तरह से चौंक पड़ा और साधु की तरफ देखकर बोला, साधु महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? कृपया साफ साफ बोलिए। बेटा, मैं केवल साधारण साधु नहीं हूं। तुम बस मेरी एक बात का जवाब दो। आखिर तुम उस व्यापारी को पकड़कर राजा अशोक के सामने क्यों ले जाना चाहते हो? आप बड़ी अजीब बातें कर रहे हैं साधु महाराज। उस व्यापारी ने महाराज की पत्नी को बकरी बना दिया है। इसी कारण की वजह से मैं उस व्यापारी को पकड़ना चाहता हूं। तो फिर क्या वास्तव में यही चाहते हो कि महारानी अपनी असली रूप में आ जाए, या फिर तुम्हारे मन में कोई और वजह है इस व्यापारी को पकड़ने की? साधु की बात सुनकर अर्जुन निगाह चुराते हुए बोला, साधु महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। सच तो यह है कि महाराज ने राज्य में ऐलान किया है कि जो भी इस विचित्र व्यापारी को पकड़कर महल ले आएगा तो वो उसे अपना आधा राज्य सौंप देंगे। परंतु आप मेरी बात का विश्वास कीजिए साधु महाराज, मेरा ये कदम सिर्फ राज्य प्राप्ति के लिए नहीं है।
बल्कि मैं अपनी माँ का सपना पूरा करना चाहता हूँ, जो चाहती थी कि मैं राजा बनूं। और वैसे भी उस व्यापारी ने जो किया है वो अत्यंत गलत है। उसे कोई अधिकार नहीं था कि वो अपनी जादुई शक्तियों का दुरुपयोग करके महारानी को बकरी में बदल दे। उसे अपने कर्मों का दंड मिलना चाहिए। इस संसार में कोई भी काम बेवजह नहीं होता, लेकिन ये बात तुम अभी नहीं समझोगे, कुछ समय बाद समझ जाओगे। मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। मेरी बात गौर से सुनो। यहां से एक दिन की यात्रा के बाद समंदर पड़ता है, जहां एक जहाज दूसरे देश के लिए रवाना होने के लिए तैयार है। कल वो जहाज वहां से प्रस्थान करेगा और तुम्हें वही उस व्यापारी से मिलने का मौका मिलेगा। और ध्यान रखना, तुम्हें जहाज रवाना होने से पहले ही उस व्यापारी से मिलना होगा। एक बात और याद रखना, उस व्यापारी से लड़ने की गलती मत करना। तो क्या बगैर लड़े वो मेरे साथ आने के लिए तैयार हो जाएगा? हो सकता है, और यह भी हो सकता है कि वो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे हों। इतना बोलकर साधु महाराज रहस्यमयी अंदाज से मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। साधुओं की बातें हमेशा मेरी समझ से बाहर ही गई हैं। इतना बोलकर अर्जुन ने अपना घोड़ा सीधे समुद्र की ओर जाने वाले रास्ते पर मोड़ दिया। अर्जुन लगातार एक दिन तक अपने घोड़े पर सफर करता रहा। अगले दिन अर्जुन समुद्र के नजदीक पहुंच गया, जहां पर एक विशाल जहाज दूसरे देश में जाने के लिए तैयार बैठा था। अचानक अर्जुन की नजर उस युवक पर पड़ी। ये तो वही युवक है जिसका चित्र महाराज ने मुझे दिखाया था। इसका मतलब है कि ये वही विचित्र व्यापारी है। अर्जुन तुरंत उस विचित्र व्यापारी के पास पहुंचकर उसे घूरने लगा। अपनी ओर अर्जुन को घूरता देखकर विचित्र व्यापारी मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोला, क्या बात है, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? तुम्हें मेरे साथ अशोकनगर चलना होगा। अर्जुन की बात सुनकर विचित्र व्यापारी मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा अच्छा समझ गया। तो तुम्हें राजा अशोक ने भेजा है। मैं तो सोच रहा था कि राजा अशोक स्वयं यहाँ पर चलकर मुझे ढूंढते हुए आएंगे। खैर चलो ठीक है। वैसे भी मैं एक व्यापारी हूँ। हालांकि पिछली बार जो सौदा मैंने उनसे किया था वो घाटे का सौदा नहीं था। वो कीमती हार मैंने राजा अशोक को मुफ्त में दे दिया था। चलो इस बार उनसे दूसरा सौदा करता हूँ। अगले दिन अर्जुन उस विचित्र व्यापारी के साथ राजमहल में राजा अशोक के सामने खड़ा हुआ था। राजा अशोक के बगल में बकरी बन चुकी उनकी पत्नी रानी रुक्मिणी खड़ी हुई थी। राजा अशोक क्रोधित होकर उस विचित्र व्यापारी से बोले, अरे ओ ढोंगी व्यापारी, तुमने हमारे साथ जो किया है वो अत्यंत गलत है। हमारी पत्नी को तुमने बकरी बना दिया और तुमने हमारी इज्जत और मान का अपमान किया है। अब तुम्हें हमारी पत्नी को उसी असली रूप में वापस लाना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो जान लो मैं तुम्हें बख्शने वाला नहीं हूं। महाराज, आपकी पत्नी के गले में जो हीरों का हार है ना, वो हार कोई मामूली हार नहीं है, बल्कि ये एक जादुई हीरों का हार है। और उस हार को केवल आप ही उतार सकते हैं। जैसे ही आप अपनी पत्नी के गले से ये हार उतारेंगे तो वो अपने असली रूप में लौट आएंगी। हाँ। ये सुनकर राजा अशोक ने जैसे ही महारानी के गले से हार उतारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, तभी विचित्र व्यापारी हंसते हुए बोला, अरे महाराज रुकिए तो रुकिए, पूरी बात तो सुन लीजिए, इतनी भी क्या जल्दी है। आप जैसे ही इस बकरी के गले से हीरो का हार उतारेंगे, आपकी पत्नी तो असली रूप में आ जाएंगी।
लेकिन इसके बदले में आप बकरी के रूप में बदल जाओगे और यही मेरा सौदा है। ये सुनकर राजा अशोक बुरी तरह से क्रोधित हो उठे और व्यापारी से बोले, अरे नीच व्यापारी, ये क्या घिनौना खेल खेल रहे हो तुम हमारे साथ? आखिर तुम हमसे किस बात का बदला ले रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। साफ साफ बताओ, हमारे किस शत्रु ने तुम्हें यहां पर भेजा है? बोलो। राजा अशोक की बात सुनकर विचित्र व्यापारी अचानक से क्रोधित होता हुआ बोला, अरे ओ राजा, तो सुनो सीधी सीधी बात। हरिया और उसकी पत्नी बिंदिया, ये तो याद है ना आपको? बोलो। हरिया और बिंदिया का नाम सुनकर राजा अशोक बुरी तरह से चौंक पड़ा। क्या तुम हरिया और बिंदिया को कैसे जानते हो? मैं हरिया और बिंदिया का ही पुत्र हूं महाराज। अरे बरसों पहले मेरे पिता ने अपने भूखे बच्चे को देखकर एक रोटी चुराने का अपराध किया था, क्योंकि वो अपने उस भूखे बच्चे को नहीं देख सका था। इसीलिए मजबूरन चोरी की और रोटी वाले ने आपसे शिकायत कर दी। और आपने मेरे माता पिता को बंदी बनवा लिया। उन्होंने आपके सामने कितनी मिन्नतें की, लेकिन आप तो इतने निर्दयी थे कि आपको उन पर दया तक नहीं आई, क्योंकि आप तो बहुत महान राजा थे ना। चोरी जैसे महापाप को आप कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? तो आपने उस समय मेरे पिता के साथ एक सौदा किया था कि मेरी माँ और पिता में से केवल एक को ही जीवित छोड़ा जाएगा, और आपने अपने वचन के अनुसार मेरे पिता को मेरी आंखों के सामने मार डाला। वो दर्द, वो घड़ी आज भी मेरी आत्मा को तड़पाती है महाराज, आज भी। विचित्र व्यापारी की बात सुनकर अर्जुन और महल में मौजूद सभी लोग आश्चर्य से उसे देखने लगे। बस महाराज, बस। उसी दिन मैंने फैसला कर लिया था कि मैं आपसे बदला जरूर लूंगा, पर यह बदला साधारण नहीं होगा, बल्कि इतना विचित्र और अनोखा होगा जिसे अब तक के इतिहास में किसी ने ना लिया हो। उस दिन मैंने अपने मन में प्रण लिया कि मैं धनवान बनूंगा। मैंने कड़ी मेहनत की और आखिरकार एक धनवान व्यापारी बन गया। धनवान बनने के बाद मैंने एक महान जादूगर को ढूंढा और उसे ढेर सारा धन देकर यह जादुई हार तैयार करवाया। मुझे मालूम था कि आप अपनी पत्नी के साथ शिकार के लिए जंगल में आए हो, इसीलिए मैं जानबूझकर आपके रास्ते में बैठा था। मैं जानता था कि इस हीरे के हार को देखकर महारानी जरूर इसे खरीदने की जिद करेंगी। ये सब कुछ मेरी योजना का हिस्सा था। देखो युवक, ठीक, मैं तुम्हारा दर्द, तुम्हारी पीड़ा समझ सकता हूं, और हम अपनी गलती मानते हैं। जो कुछ भी हुआ वो मेरे कठोर फैसलों का परिणाम था। हमने उस समय जो निर्णय लिया वो शायद गलत था। इसीलिए मैं एक राजा होते हुए भी तुमसे क्षमा मांग रहा हूं। कृपया अब मुझे क्षमा कर दो। नहीं 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 नहीं, आपको क्षमा नहीं किया जा सकता महाराज। अरे आपने मेरे परिवार पर जो अत्याचार किया उसका बदला माफी से तो पूरा नहीं हो सकता। आपकी सजा यही है कि आप अपनी प्यारी पत्नी को जीवन भर एक बकरी के रूप में देखते रहेंगे। ये सुनकर राजा अशोक बुरी तरह से क्रोधित हो उठे और उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली। मुझे मारने की गलती से भी मत करना महाराज। अगर आपने तलवार का एक भी वार मेरे शरीर पर किया तो आपकी पत्नी की तुरंत मौत हो जाएगी। इसीलिए सोच समझकर कदम उठाइएगा महाराज, वरना जो बचा है
उसे भी खो देंगे। विचित्र व्यापारी की बात सुनकर राजा अशोक अपने आप को बहुत ही असहाय महसूस करने लगे। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां पर वही साधु प्रकट हो गया जिसने अर्जुन को विचित्र व्यापारी का रास्ता बताया था। साधु विचित्र व्यापारी की ओर देखकर बोला, राजाओं से कभी कभी अहंकार में इस तरह की गलतियां हो जाती है। मैं जानता हूं कि तुम्हारा दिल अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए तड़प रहा है, परंतु फिर भी मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुम राजा अशोक को क्षमा कर दो। क्षमा करने के बाद तुम्हें बहुत शांति मिलेगी। इतना बोलकर साधु राजा अशोक से बोला, महाराज, आपने इस युवक के साथ बहुत गलत किया है। आपने इसका बचपन, इसकी खुशियां सब कुछ छीन ली। सही मायने में तो आपको इससे दिल से क्षमा मांगनी चाहिए। राजा अशोक तुरंत विचित्र व्यापारी के पास पहुँचे और रोते हुए बोले, युवक मुझे माफ कर दो युवक। अरे हमें बहुत गहरा पछतावा हो रहा है। अरे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमें क्षमा कर दो, हमें क्षमा कर दो। राजा को ऐसी तड़पता हुआ देखकर विचित्र व्यापारी का दिल पिघल गया और उसने तुरंत अपने हाथों से महारानी का हार तोड़ दिया। हार तोड़ते ही महारानी अपने असली रूप में आ गई और विचित्र व्यापारी राजमहल से बाहर चला गया। साधु भी रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया। तभी राजा अशोक अर्जुन की ओर देखकर बोले, अर्जुन, हम तुम्हें आधा राज्य देने के लिए तैयार हैं। तुम्हारे साहस और समझदारी ने हमें इस संकट से निकाला। परंतु अब मैं लेने के लिए तैयार नहीं हूं महाराज। मैं समझ गया कि राजा केवल वही नहीं होता जो सिंहासन पर बैठता है, बल्कि राजा तो वो इंसान होता है जिसके दिल में दूसरों के प्रति इंसानियत और प्रेम की भावना होती है। इतना बोलकर अर्जुन वहां से चला गया।